सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज 26 तारीख है और द नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी में 33वीं क्लास के पार्ट 2 में आज हम लोग हाजिर हुए हैं। एक्यूट किडनी फेलियर हम पढ़ चुके हैं। एक्यूट किडनी फेलियर के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, उसकी रोकथाम में हम लोग को क्या क्या मेडिसिन किस तरीके से चलानी चाहिए, सारी चीजों को हम लोग डिस्क्लोज कर चुके हैं। फिर भी इसका जो मैंने सॉल्यूशन अगर 38 मेडिसिन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मैंने इसका डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो पेज नंबर 155 द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा पे लिख दिया है। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं या फिर क्रेटिनाइन 1 का यूज करके 4 तक के क्रेटिनाइन को कम कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि किडनी में अगर डायलिसिस हो रहा है और वैसे कंडीशन में 2, 3, 4 ऐसा दिखाता है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक जनरल जब कोई डायलिसिस नहीं हुआ है, कोई किडनी की मेडिसिन नहीं चली है और तब हमने मेडिसिन को पेशेंट को देखा कि उसका क्रेटिनाइन लेवल 4 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को, इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। या फिर क्रेटिनाइन 1 जो मेडिसिन है स्पेशल, उसको आप NH क्रेटिनाइन 1 स्पेशल को यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज की तारीख में क्रेटिनाइन जो नाइट्रोजनस पार्ट होता है, अगर हम बात कर रहे हैं किडनी फेलियर की तो एक्यूट किडनी फेलियर के बाद आज हम बात करते हैं CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज और क्रोनिक किडनी फेलियर की बात करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या क्या होती है, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानना जरूरी होता है। इसके अगर CKD के जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है, पहले चरण में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में, ऐसे 5 चरण होते हैं। और 5 चरण के बाद भी एक कंडीशन आती है जिसमें किडनी जो होता है वो 15% से भी कम कार्य क्षमता पे आ जाता है। तो वैसी अवस्था को हम लोग जो बोलते हैं वो 5th स्टेज के भी आगे चले जाता है। और एंड स्टेज जो होता है उसमें डिजीज के जो लक्षण होते हैं सामान्यतः वो किस प्रकार के होते हैं वो आप लोगों को जानना जरूरी है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसको CKD होने की संभावना अधिक होती है। अंतिम चरण का अगर CKD है तो उसकी कुछ जटिलताएं होती हैं, उसको उसमें जो जटिलताएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उसमें निदान क्या करना होता है। खून में जो होमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। पेशाब की अगर बात करें तो उसमें हम जब जांच करते हैं तो हमको पेशाब के जांच में हमको पेशेंट जो होता है वो UTI से ग्रसित दिखाई देता है। पेशाब की जांच के अलावा जब हम खून का जब जांच करते हैं तो उसमें क्रेटिनाइन और ब्लड यूरिया को जरूर चेक किया जाता है। क्रेटिनाइन के अलावा जब हम बात करते हैं तो किडनी की एक सोनोग्राफी जरूरी होती है और खून के CBC, लिवर के कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें सीरम ग्लोबुलिन हो गया, SGOT, SGPT हो गया, ESR तक देखना होता है क्योंकि वैसी कंडीशन में व्यक्ति के जो सांस फूलने की प्रक्रिया होती है बहुत तेज होती है। तो जब हमको इन सारे चीजों के साथ में अगर CKD का जो रोगी होता है वो डॉक्टर से कब संपर्क में उसको कब संपर्क करना चाहिए, तो इन सभी तथ्यों के ऊपर हम बात करेंगे। क्रोनिक किडनी डिजीज CKD में दोनों किडनी को खराब होने में मतलब बोलना चाहिए महीनों और कभी कभी देखा जाता है कि सालों लग जाता है, सालों का समय लगता है। इसकी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं, जो शुरुआती जो प्रॉब्लम होती है वो दोनों किडनी की जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक कम हो जाती है ना। उसमें क्या होता है, जो उसके लक्षण होते हैं कम तो होती है लेकिन आज 10%, कल 20% इस तरीके से होती है। तो आदमी को जब 10-15 दिन 20 दिन हो जाता है तब समझ में आता है कि हाँ मेरे जो किडनी का जो एक्चुअल वर्क होना चाहिए था वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें ऐसे कंडीशन में शुरुआत में तो दिखाई पता नहीं चलता है, लेकिन किंतु जैसे जैसे समय खराब होते जाता है, समय ज्यादा होते जाता है तो किडनी खराब होने लगती है और क्रमशः मरीज की जो तकलीफें होती है वो बढ़ जाती है।
क्रोनिक किडनी डिजीज के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। क्रोनिक डिजीज के जो लक्षण होते हैं वो किडनी की क्षति की गंभीरता के आधार पर बदलते रहते हैं। तो किडनी के अगर सीकेडी की अगर हम बात करते हैं तो जो 5वें चरण में अगर बात करते हैं, 5 चरण में हम लोग इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया हुआ होता है इसमें। तो किडनी की जो कार्य क्षमता होती है उसका जो दर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि EGFR का जो स्तर होता है वो ब्लड के क्रिएटिनाइन की मात्रा से पता लगाया जा सकता है। सामान्यतः EGFR जो होता है वो नॉर्मली जो होता है वो 90 ml पर मिनट से ज्यादा होता है। ठीक है। सीकेडी के पहले चरण में क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज के पहले चरण में किडनी की जो कार्य क्षमता होती है वो 90 से 100% होती है, और इस स्थिति में EGFR जो होता है वो 90 ml पर मिनट से ज्यादा रहता है। इस अवस्था में मरीज में कोई अन्य लक्षण दिखाई देता है ऐसा नहीं पाया गया, या यूं कहें कि कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। और पेशाब में जो असामान्यताएं होती हैं वो भी, जैसे पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, एक्सरे जब हम कराते हैं, MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं या सोनोग्राफी कराते हैं, तब पता चलता है कि किडनी के अंदर कोई खराबी चालू हो चुकी है या सीकेडी नामक बीमारी व्यक्ति को लग चुकी है। सीकेडी का दूसरा चरण अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो EGFR 6 होता है वो मतलब बोलना चाहिए 6 से लेकर के 89 मिलीलीटर, ध्यान दीजिएगा, है ना। EGFR 6 जो होता है वहां से 6 से लेकर के 89 मिलीलीटर होता है। इनमें मरीजों में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं पाया जाता, किंतु कुछ मरीजों में रात को बार बार पेशाब जाने या उच्च रक्तचाप होने की, हाई बीपी होने की शिकायत पेशेंट कर सकता है। इनकी जो पेशाब की जो जांच होती है उसमें कुछ असामान्यताएं पाई जाती हैं। रक्त के जो जांच होते हैं उसमें सीरम क्रिएटिनाइन थोड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ मिलता है, 2 तक हो सकता है। क्रिएटिनाइन की अगर बात करते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज में जो मरीज होते हैं उनमें जो खून का जो दबाव होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब रिटेंशन ऑफ मतलब ब्लड प्रेशर के बढ़ाने में किडनी का जो अहम रोल प्ले होता है वो यहाँ से शुरू होता है। थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं। अगर इसमें हम EGFR 30 से लेके 59 मिलीलीटर पर मिनट होता है तो इसमें मरीज अक्सर बिना किसी लक्षण के या हल्के लक्षणों के साथ उपस्थित हो सकता है। इनमें पेशाब जो होती है, पेशाब की जांच में कुछ असामान्यताएं मिलती हैं, और रक्त जो होता है उसका जो ब्लड जो होता है उसमें सीरम क्रिएटिनाइन की मात्रा थोड़ी बढ़ी हुई मिल सकती है, 3 के आसपास। ठीक है, 3 के आसपास। और इसमें कंडीशंस धीरे धीरे बिगड़ना चालू होती है इसके बाद से और ज्यादा। सीकेडी का जो चौथा चरण होता है उसमें बोलना चाहिए सीकेडी की जो 4th स्टेज जो होती है उसमें EGFR में, मतलब EGFR का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। किडनी की जो कार्य क्षमता होती है वो उसको कहा जाता है EGFR। तो वो जो कार्य क्षमता अगर किसी व्यक्ति की 15 से 29 मिलीलीटर पर मिनट तक की पाई जाती है तो ऐसी कंडीशन में लक्षण जो होते हैं वो हल्के लेकिन अस्पष्ट और अनिश्चित हो सकते हैं या बहुत ही तीव्र भी हो सकते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ये किडनी जो होती है उसमें उसका जो फंक्शन होता है वो बहुत वीक हो जाता है। उससे जुड़ी जो और भी अन्य बीमारियां होती हैं मूल कारणों पर, जैसे अगर हो सकता है पेशेंट के कॉर्टिक्स में कोई सिस्ट हो, उसके वजह से किडनी अपना काम पूरा नहीं कर पा रही हो सकता है किडनी के नेफ्रॉन्स में पानी भरा हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है, सीकेडी हो सकता है पेशेंट को। नेफ्राइटिस हो गया हो, कन्वर्ट हो गया हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस और नेफ्राइटिस कन्वर्ट हो गया हो,
तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को बोलना चाहिए सीकेडी हो सकता है। अन्य ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं। स्टोन हो सकता है, बायलैटरल स्टोन हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की जो किडनी है, जो बोलना चाहिए बायलैटरल रीनल किडनी हो और वो उसका साइज 16 सेंटीमीटर मतलब 160 mm से ऊपर हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी देखा जाता है कि किडनी, क्योंकि पूरा चैम्बर ब्लॉक कर देता है, तो जब ऊपर से लॉक हो जाता है तो उसमें प्रेशर पड़ता है और उसके वजह से किडनी जो अपना काम कर पाती है वो नहीं कर पाती है। लेकिन ये सोनोग्राफी वगैरह से फाइंड हो जाता है कि हाँ वो किस कारण से वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हम बात कर रहे थे सीकेडी के, ये किडनी जो होती है उसके विफलता के ऊपर और उससे जुड़ी जो बीमारी होते हैं उसके मूल कारणों पर ये निर्भर करता है। सीकेडी का जो लास्ट 5वां स्टेज होता है, किडनी की 15% से कम कार्यक्षमता सीकेडी की 5वीं अवस्था बहुत ही गंभीर होती है। इसमें ईजीएफआर अर्थात किडनी की कार्यक्षमता 15% से भी कम हो सकती है। इससे किडनी डिजीज के अंतिम अवस्था के तौर पे माना जाता है। ऐसी अवस्था में मरीज को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है। मरीज के अंदर जो लक्षण होते हैं वो स्पष्ट और तीव्र हो सकते हैं और उसके जीवन के लिए खतरा और जटिलताएं बहुत अत्यधिक बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं एंड स्टेज के किडनी डिजीज के लिए, तो उसमें क्या लक्षण होते हैं। प्रत्येक मरीज में किडनी खराब होने के लक्षण और उसकी गंभीरता अलग अलग होती है। रोग की इस अवस्था में पाए जाने वाले लक्षण जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। खाने में भूख नहीं लगता है, एंजाइटी लगती है, उल्टी लगती है, उल्टी जैसा महसूस होता है और कई बार उबकाई आ जाती है, उल्टी हो जाती है। कमजोरी महसूस होता है पेशेंट को, वजन जो होता है वो बहुत तेजी से घटता है। पैरों के निचले हिस्से में सूजन आ जाता है, पैर के जो तलवे होते हैं ना उसमें सूजन आ जाता है। जैसे ये हाथ है तो मान लीजिए पैर है, तो पैर का जो निचला हिस्सा है उसमें सूजन आ जाती है। मतलब प्राय जब सुबह व्यक्ति आंख खोलता है तो आंख के चारों तरफ से, उसके चारों तरफ मतलब जो ये वाला पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है ये जगहों पे, उसमें अलग से सूजन टाइप का महसूस होता है, उसमें सूजन आ जाता है। थोड़ा काम करने पर भी व्यक्ति बहुत थका हुआ महसूस करता है और उसका सांस फूलने लगता है। ईएसआर जब ऐसी अवस्था में देखा जाता है तो 200+ देखा जाता है, 200+ मिलता है। कई बार 140 से लेकर के 200 के बीच में पाया जाता है। खून में अगर बात करें तो ब्लड में जो होता है उसमें फीकापन और रक्त अलापता, जिसमें हम एनीमिया बोलते हैं, वो हो जाती है। पेशेंट कई बार कंडीशन देखी जाती है कि 2.1 तक का HB ग्राम आ जाता है। किडनी में बनने वाली जो एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन्स होता है, उसकी कमी होने से शरीर में खून जो होता है वो कम बनता है। तो ऐसी अवस्था में NH ब्लड क्रिएटर करके एक मेडिसिन मैंने बनाई है और इसी का पैलेटिव रूप रखा है NH ल्यूकीमिया मेलिगेंट बोल करके पैलेटिव केयर है वो। अगर कैंसर में है तो उसके लिए ल्यूकीमिया जो मेलिगेंट है उसका यूज करना चाहिए। वो अगर रीढ़ की हड्डी पे लगाया जाए तो बहुत ही तेजी से ब्लड का निर्माण करती है। और अगर इसी में बात किया जाए कि अगर पेशेंट को जैसे लग रहा है कि नॉर्मल है जैसे, या कई बार देखा जाता है कि पेशेंट जो होती है जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, अब प्रेग्नेंट लेडी को आप खून बढ़ाने के लिए मेडिसिन की बात करेंगे EH के अंदर, तो कई बार होता है कि नहीं उसकी कई कॉम्प्लिकेशन होती है, तो पेशेंट बोलता है नहीं मैं मेडिसिन और नहीं ले सकती, या डॉक्टर को लगता है नहीं और नहीं खिलाना चाहिए मेडिसिन। तो उस कंडीशन में जो ब्लड क्रिएटर मेडिसिन है उसको स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अगर अप्लाई किया जाए तो 1 से 2 फाइल मतलब 30 ml की 1 से 2 बोतल खत्म होते तक 1.5 से 2 ग्राम HB वो जनरेट कर देता है। कैसे जनरेट करता है? वो मैरो से ब्लड के एक्टिवेशन को बढ़ा करके और ब्लड को जहां ब्लड कम हो गया रहता है वहां उसको ब्लड को बनने के लिए
प्रेरित करता है और ब्लड बनता भी है। तो बात करते हैं इसमें, इसके अलावा क्या होता है, शरीर में खुजली होने लगती है, खुजली जैसा महसूस होता है, पूरा खुजली होता है। पीठ का जो निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द होने लगता है। विशेष रूप से अगर रात की बात करें तो उसमें व्यक्ति को बार बार पेशाब होता है, बार बार, उसको बोलते हैं नेक्टोरिया, NOCTURIA, नेक्टोरिया, ध्यान में रखिएगा, है ना। याददाश्त की कमी होने लगती है। नींद में नियमित अगर बात करें तो व्यक्ति नींद कम ले पाता है और परिवर्तन उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। दवा लेने के बाद हाइपरटेंशन जो होता है वो नियंत्रण नहीं होता है। दवा लेने के बावजूद उस कंडीशन में बीपी जो होता है वो अनकंट्रोल ही रहता है और वो कंट्रोल में जल्दी नहीं आता है। ऐसे में कार्डियो को 9th डायल्यूशन 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप लेने से ऐसी अवस्था में उसको न्यूट्रल करता है। या अगर आपने बीपी ड्रॉप लिया होगा तो उसको ऐसी अवस्था में 2 ड्रॉप ले सकते हैं आप उसको। अगर हम बात कर रहे हैं कि स्त्रियों में, तो अगर हम बात कर रहे हैं स्त्रियों में तो मासिक जो धर्म होता है उनका जो MC आता है उसमें अनियमितता मिलती है और पुरुषों में नपुंसकता का होना कॉमन हो जाता है, सेक्सलेसनेस कॉमन हो जाता है। किडनी में बनने वाली जो सक्रिय विटामिन D होती है वो कम बनती है, जिससे अगर बात करें तो बच्चों में ऊंचाई जो होती है वो कम बढ़ती है और वयस्क जो व्यक्ति होता है उसके हड्डियों में दर्द रहता है। भोजन जो होता है उसमें मैंने पहले भी बताया, भोजन में अरुचि होती है, कमजोरी महसूस करता है, जी मचलता है। तो ऐसी अवस्था में अधिकांश मामलों में देखा गया है कि क्रोनिक किडनी डिजीज जो होता है उसके अधिकांश मरीज जो होते हैं वो उनमें जो लक्षण मुख्य तौर पे पाया जाता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। CKD होने की संभावना कब होती है, किसी व्यक्ति में अगर उच्च रक्तचाप जो है वो CKD की संभावनाएं जब व्यक्ति को हो उसमें 30 से कम या 50 से अधिक उच्च रक्तचाप होने का पता चले तब। वैसे ही मतलब किसी व्यक्ति को रहता है 120, अपन नॉर्मल बोलते हैं 120/80, लेकिन मान लेते हैं व्यक्ति को 30 से कम, 30 से कम मतलब 80 होता है, 80 से अगर अपन उसको कम कर दें 30, क्या होगा 50, ठीक। और अगर किसी व्यक्ति को हम बोले कि 120 है और उसमें अगर हम अधिक कर देते हैं 50 तो 170, मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो बीपी है वो अगर इस तरीके से आए कि 180/60, 170/60 या ऐसे आए मान लेते हैं 260/60, तो ऐसी अवस्था में ध्यान देने वाली बात होती है कि व्यक्ति को या तो सिस्टाइटिस हो रहा होगा या प्रोस्टेओमेगली या प्रोस्टाइटिस हो चुका है। और इस जगह पे अगर इस तरीके से अगर इसको फाइंड नहीं करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम कहीं और का था, ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा था और वैसी मेडिसिन की ओवरडोजेज होते 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 एक समय आएगा कि व्यक्ति को CKD कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर व्यक्ति को, और अब बात करते हैं कि अगर इसके जो हाई बीपी मिल रहा है, अगर किसी को 200/120 इस टाइप का बीपी मिल रहा है, 220/120 mmHg अगर किसी को बीपी मिल रहा है तो उस कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन घातक होती है। नियमित रूप से अगर उपचार की बात करें तो ये क्यों होता है ये क्लियर कर दे रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को 220/120 जा रहा है, मतलब उसके हार्ट के ऊपर प्रेशर जा रहा है, पोर्टल वेन के ऊपर प्रेशर जा रहा है, बेहतर होगा कि उस व्यक्ति को लीवर का कंप्रेस लगाना चालू करना चाहिए, ताकि लीवर जितना जल्दी एक्टिवेट होगा पोर्टल को न्यूट्रल करेगा, और जब पोर्टल न्यूट्रल होगा तो ऑटोमेटिक बीपी जो है वो न्यूट्रलाइज की तरफ आएगी। पहला चीज।
दूसरी चीज होती है A1, F1 और BE को ऑयल में लगा करके चेस्ट के ऊपर अप्लाई कराने से भी इसमें कमी आती है। खास तौर पे उन पेशेंट के लिए खास तौर पे जरूरी हो जाता है जिसमें पेशेंट जो है वो अस्थमेटिक है। क्यों? अगर व्यक्ति अस्थमेटिक होगा और व्यक्ति को प्रोस्टोमेगली और सिस्टाइटिस होगा तो उस कंडीशन में बीपी जो होगा वो फ्लक्चुएट तो करेगा ही, उसमें पल्स भी फ्लक्चुएट करने लगेगा और व्यक्ति का जो रिपोर्ट आएगा वो जस्ट लाइक ए ब्रेडिकार्डिया टाइप आएगा और ये बहुत घातक स्थिति होती है। सोया शेर बीमारी है ये, भगवान मालिक है, मतलब बहुत कष्ट होता है ये, क्योंकि मेरे पहचान में एक जन को हुआ था और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, हालांकि नाराज हैं, बट उन्होंने हेल्प किया था और उनको स्वास्थ्य लाभ मिल पाया था। तो आइए जानते हैं इसके आगे की कुछ दशाओं को। अगर व्यक्ति को नियमित उपचार दिया जाए तो उसके बावजूद अगर व्यक्ति का बीपी कंट्रोल न हो रहा हो तो रीनल फेलियर, किडनी डायलिसिस कंट्रोलर 1, किडनी डायलिसिस कंट्रोलर 2 और CKD का कॉम्प्रेस लगाना अनिवार्य हो जाता है। पेशाब में कई बार देखा गया है कि प्रोटीन आता है, तो व्यक्ति को UTI करके एक अपनी मेडिसिन है 25 नंबर की, इस मेडिसिन को बुक देख लीजिएगा 43 पेटेंट बेस वाला, 42 पेटेंट बेस वाला, उसमें आपको मिल जाएगा उसको किस तरीके से देना है और उसके अंदर अगर कुछ मिलाना है तो क्या मिलाना है। ठीक है। उन लक्षणों की अगर उपस्थिति होने लगे जिसमें महसूस होता है कि व्यक्ति को CKD की संभावनाएं दर्शा रहा हो, जैसे शरीर में सूजन हो जा रहा हो, भूख की कमी हो रही हो, कमजोरी लगता हो और जब लग रहा हो कि अगर यही चीजें कंटिन्यू चल रही है, जिसमें जैसे लास्ट 4th स्टेज जो होता है या लास्ट स्टेज होता है उसमें सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ होता है, फेफड़े जो होते हैं उसमें पानी भर जाते हैं। किसमें पानी भरता है? ब्रोंक्यूली में, ब्रोंकाइटिस हम लोग बोलते हैं ना, ब्रोंक्यूली में पानी भरता है और उसकी जो लास्ट बैग होती है ना जिसमें प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब पानी, प्लूरिसी वहां से इन्फ्यूज मतलब प्लूरल इन्फ्यूजन जनरेट हो जाती है, इसको हम लोग प्लूरिसी को बोलते हैं। NH बोलना चाहिए, नो कफ जो मेडिसिन है उसमें लिखा हुआ है, देखिएगा प्लूरिसी को, वहां से आप उस चीज को बना करके दे सकते हैं, बहुत जल्दी रिलीफ देता है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई है और उसमें जटिलता हो रही है, जैसे झटके आ रहे हो, व्यक्ति को बहुत नींद आने लग रहा हो, ऐठन हो रहा हो या व्यक्ति कोमा में चला जाए, ऐसी कंडीशन आती है। रक्त जो ब्लड जो होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम जो होता है वो हाइपर कैल्शियम, पोटेशियम जो होता है वो बढ़ जाने के कारण क्या होता है, हाइपर कैल्शियम होता है और ये हार्ट के कार्य की जो क्षमता होता है उसको ये प्रभावित करता है और ये जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रीकार्डिटाइटिस की, पेरिकार्डिटिस की, तो ये होने से जो थैली की तरह झिल्ली जो होती है हार्ट के चारों तरफ रहती है, जो उसमें सूजन आने लगता है और उसमें भी पानी भर जाता है। ये हृदय की कार्य क्षमता को बाधित करती है और छाती में अत्यधिक दर्द हो सकता है। दवा लेने के बावजूद खून में फीकापन में कोई कमी या कोई सुधार होने के जो कारण लक्षण होते हैं वो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है और किडनी डिजीज व्यक्ति को माना जाता है कि व्यक्ति को CKD हो चुका है। अगर हम निदान की बात करते हैं तो जो इसकी प्राइमरी अवस्था होगी, जो प्राइमरी स्टेजेस होंगे, CKD में किसी भी प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। प्रायः CKD का पता तब चलता है जब व्यक्ति को हाई बीपी होने लगती है। खून की जब जांच करते हैं तो उसमें सीरम क्रिएटिनिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ी हुई मिलती है। पेशाब का जब हम परीक्षण करते हैं उसमें एल्बुमिन होना पाया जाता है और हर ऐसा व्यक्ति की CKD के लिए जांच होनी चाहिए जिनकी किडनी की क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं अधिक हो, जैसे कोई व्यक्ति डायबिटीज से है रिलेटेड,
कोई व्यक्ति रक्तचाप अत्यधिक हो जाता है, उसकी उम्र अधिक हो, वैसी अवस्था में परिवार के अन्य सदस्यों में किसी को सीकेडी अगर हुआ हो तो उसमें भी संभावना होती है कि घर के किसी दूसरे व्यक्ति को सीकेडी हो जाए। अगर हम बात करते हैं किसी मरीज की तकलीफ देख करके या मरीज के जांच को के दौरान, तो किडनी के डिजीज जो होते हैं उसमें अगर किसी को शंका होता है तो निम्नलिखित तरीके से उसका निदान किया जा सकता है। खून में अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज के कंडीशन में कम होती है, लेकिन किडनी के द्वारा एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के उत्पादन में जो कमी आती है उसकी वजह से एनीमिया व्यक्ति को होता है। पेशाब की जब हम जांच करते हैं, यदि पेशाब में प्रोटीन जाता है तो ये क्रोनिक किडनी डिजीज की फर्स्ट भय सूचक निशानी हो सकती है। ये भी सत्य है कि पेशाब में प्रोटीन का जाना किडनी डिजीज के अलावा अन्य कारणों से भी होता है। इससे ये नहीं माना जा सकता है कि व्यक्ति जो है वो पेशाब से अगर प्रोटीन जा रहा है इसका मतलब व्यक्ति किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज से ग्रसित है। पेशाब के संक्रमण का निदान हम बात करते हैं तो इस जांच के द्वारा हो सकता है। खून में क्रिएटिनाइन या यूरिया की जांच की जाए। खून में क्रिएटिनाइन और यूरिया की जांच करने से क्रोनिक किडनी डिजीज के निदान और उपचार के नियंत्रण के लिए ये उच्च जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके होना या पेशाब में प्रोटीन का जाना इस रोग की जो पहली निशानी होती है वही हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जांच ये होती है कि किडनी के ज्यादा खराब होने के साथ साथ खून में क्रिएटिनाइन या यूरिया की मात्रा भी बढ़ती जाती है। किडनी डिजीज में जो व्यक्ति होता है उसके मरीज के नियमित अवधि से ये जांच करते रहने से ये जानकारी प्राप्त होती है कि किडनी कितनी खराब हुई है तथा उपचार में उसमें कितना सुधार आएगा और कितना लगभग समय लग सकता है। उम्र और लिंग के साथ सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा को जब जांच किया जाता है, जांच करके जब किडनी की ईजीएफआर निकालते हैं, मतलब उसकी कार्य क्षमता का अनुमान लगाने का जो प्रयोग किया जाता है, वो ईजीएफआर के आधार पर सीकेडी को 5 अवस्थाओं में विभाजित करता है। यह विभाजन अतिरिक्त परीक्षणों और उचित उपचार के सुझाव के लिए उपयोगी होता है। किडनी की सोनोग्राफी, किडनी के डॉक्टरों की जो तीसरी आंख कहे जाने वाली ये जांच किडनी के किसी भी खराब हुई और उसके निदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश क्रोनिक किडनी डिजीज के रोगियों में किडनी का आकार छोटा और संकुचित हो जाता है। एक्यूट किडनी फेलियर, डायबिटीज, एमाइलोडोसिस जैसे रोगों का जब कारण पता चलता है तो किडनी खराब होती है। तो किडनी के आकार में जो बात करें तो वो किडनी का जो साइज होता है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जिसमें पथरी पेशाब मार्ग में हो सकती है, अवरोध हो सकता है, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, या बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी हो गई हो या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हुआ हो, जैसे किडनी डिजीज के कारण का सही, जिसके कारण हम उसका सही परफेक्शन फोकस बता नहीं सकते कि व्यक्ति को किडनी डिजीज के जो कारण होते हैं उसका सही निदान हमको सोनोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोनोग्राफी हमको इंडिकेट कर देता है कि किसके माध्यम से हो रहा है ये। अगर हम खून के जांच की अन्य जांचों की बात करते हैं तो सीकेडी के कारण अगर किडनी में विभिन्न प्रकार की जो कार्य जो उसकी क्षमता होती है उसमें अगर गड़बड़ी आ रही है तो गड़बड़ियों का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किया जाता है। क्या क्या चीज? इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस का संतुलन का परीक्षण, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट। उसके अलावा में एनीमिया जो व्यक्ति को हुआ है तो HB वगैरह टेस्ट करते हैं, CBC टेस्ट करते हैं इसमें। उसके बाद एक हेमेटोक्रिट करके एक परीक्षण का मेथड है, हेमोक्रिटिन, फेरिटीन करके है, ट्रूसफेरिन है,
सैचुरेशन है, पेरिफेरल सीरम है। हड्डियों की बात अगर कर रहे हैं तो हड्डी रोग के लिए परीक्षण जो होती है वो कैल्शियम फास्फोरस, अल्कलाइन फॉस्फेट, पैराथायराइड हार्मोन। दूसरा अगर बात कर रहे हैं तो अन्य सामान्य परीक्षण जिसमें सीरम एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, रक्त का जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो, होमोग्लोबिन, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी आदि। सोनोग्राफी में यदि हम दोनों किडनी अगर छोटी और सिकुड़ हुई है, दिखाई दे रही है, तो ये क्रोनिक किडनी डिजीज की निशानी है। अगर किसी व्यक्ति को सीकेडी के रोगी को बात कर रहे हैं दिखाने की, तो वहां पे सीकेडी का जो रोगी होता है वो बिना कारण के अगर किसी के डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि भाई बिना कारण पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन मेरा वजन तेजी से घट रहा है, तो पेशाब की जो मात्रा होती है उसमें देखा जाता है कि उसमें कमी तो नहीं है, सूजन तो नहीं है। जो व्यक्ति है वो बुढ़ा होने की वजह से बिस्तर में ही लेटे लेटे रहने की वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ या सांस में की कमी होने लगी हो, सीने में दर्द हो रहा हो, बहुत धीमे या हो सकता है तेज दिल का धड़कन हो गया हो। बुखार की अगर हम बात करते हैं तो बुखार होता है, दस्त होता है, गंभीर दस्त होता है इसमें, जस्ट लाइक ए कोलेरा टाइप का, तो वहां पे अपने को NH स्टॉप स्टूल 8th डाइल्यूशन से देना चाहिए। गंभीर उल्टियां होती हैं, वहां पे भी आप उसको दे सकते हैं। व्यक्ति को अगर खून की उल्टी हो रही है तो खून की उल्टी होने की कंडीशन में A3B या उस व्यक्ति का जो टेम्परामेंट होगा उसके अकॉर्डिंग B मिला करके व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। अकारण वजन घटना आदि इसमें शामिल है। मांसपेशियों में गंभीर कमजोरी होती है, भ्रम, अनिद्रा मतलब नींद नहीं होता है, या ये कहें कि शरीर में बेहोशी या ऐंठन होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं रेड ब्लड, तो पेशाब में रेड ब्लड का आना देखा जाता है, अत्यधिक रक्तस्राव होने से अधिक, और इस तरीके से हम लोग इसको अलग अलग बांटते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सीरम क्रिएटिनिन और किडनी फेलियर के, तो जो व्यक्ति अधिक मात्रा में मांस युक्त भोजन का सेवन करता है उसकी किडनी फेल होने की जो आशंकाएं होती हैं वो शाकाहारी लोगों की तुलना में 3 गुना अधिक होती हैं। इसके साथ ही ये भी सामने बात आया है कि पेट में अगर एसिड की उच्च मात्रा से किडनी अगर काम स्लो कर दें या बंद करने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है। और कैंसर की तरह किडनी की गड़बड़ी के भी 5 चरण होते हैं, तो मैं इसको भी बताना चाहूंगा। पहला चरण, जब किसी किडनी की बीमारी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले पेशाब की जो मात्रा होता है उसमें रंग में बदलाव दिखाई देता है, पर सीरम क्रिएटिनिन और EGFR जो होता है उसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, जिससे किडनी का जो रोग है वो आसानी से पता नहीं चल पाता। सीरम क्रिएटिनिन एक मेटाबॉलिक अपशिष्ट है और जिसे किडनी खून से अलग करती है, और जो पेशाब से ज्यादा होना चाहिए और जांच में प्रोटीन की मात्रा हल्की सी बढ़ी हुई हो सकती है, ये शुरुआती लक्षण पहले स्टेज में देखा जाता है। अगर हम दूसरे स्टेज की बात कर रहे हैं तो दूसरे स्टेज में सीरम क्रिएटिनिन तो नॉर्मल ही मिलता है, पर EGFR घटकर के 90 से 60 हो जाते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और इस समय तक किडनी 40% खराब हो चुकी होती है। तीसरे स्टेज की बात करते हैं। EGFR अगर घट करके 60 से 30 के बीच आ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगता है, इस स्तर पर किडनी की जो बीमारी होती है तब पता चल जाता है। इस अवस्था में रोगियों को इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। खून की कमी, खुजली, लो बीपी, हाई बीपी, पेशाब में यूरिया, ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है आदि लक्षण स्पष्ट रहते हैं। इस स्तर पर जीवन शैली में सुधार करके और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट अनुसंधान केंद्र यूनिट 1
यूनिट 2 के द्वारा बने हुए मेडिसिन के द्वारा, फूड प्रोडक्ट्स के द्वारा, जिसका स्पेजिक एक्सट्रैक्ट के द्वारा उपयोग करके पेन किलर का मतलब हम पेन किलर नहीं देते, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नारायण हर्बल स्पेजिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा हम प्रोसेस भी बताते हैं और व्यक्ति को ठीक होने के गुण भी सिखाते हैं, कैसे ठीक करना है। किडनी के रोग को हम पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। चौथे चरण की अगर हम बात करते हैं तो ये सीरम क्रिएटिनिन 5 से बढ़कर के ईजीएफ 4 से 5 से बढ़कर के ईजीएफआर जो होता है वो घट करके 30 से 15 तक रहने लगता है, और थोड़ी भी लापरवाही से व्यक्ति किडनी डायलिसिस या किडनी की जो ट्रांसप्लांट होती है उसकी नौबत आ जाती है ऐसी अवस्था में। पांचवें चरण में अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में सीरम क्रिएटिनिन 7 से ऊपर पाया जाता है, और इस स्तर पर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की अति आवश्यकता होती है। यहाँ मैंने 7 बोला, लेकिन 7 मत बोलिएगा, इसको 4 से 7 लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। 4 से 7 अगर होता है तो उस कंडीशन में किडनी डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की अति आवश्यकता होती है। अगर हम बात कर रहे हैं किडनी फेलियर सीरम क्रिएटिनिन के बढ़ जाने के कारण की, तो सूर्य की रोशनी में अगर हम बात करते हैं, सुबह सुबह सूर्य की रोशनी नहीं लेते हैं तो उसमें हमारे विटामिन डी की कमी होती है। प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका बहुत ज्यादा लेने से भी होता है। अनियमित जीवन शैली के कारण होता है। किडनी रोग की पहचान कर लीजिए तो किडनी में पेशाब के कारण दिक्कत हो रही है तो पेशाब के लिए, अचानक से अगर कम या ज्यादा हो रहा हो तो के लिए, पेशाब में अगर हम बात कर रहे हैं तो पेशाब के समय मूत्र नली में दर्द रहता है या जलन होता है, ऐसे संक्रमण भी कारण हो सकते हैं। पेशाब का रंग बदल करके मतलब गढ़ा जैसा हो जाता है, ऐसे दवाओं का जो के कारण भी होता है। पेशाब के रास्ते में जलन, पेशाब के रास्ते में खून आना, हाथ पैरों में सूजन आना, अत्यधिक थकान होना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, एकाग्रता की कमी, मुंह से ज्यादा बदबू आना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, पथरी आड़ी का होना, शिष्ट होना। कुछ सरल उपाय: सूर्य की पर्याप्त मात्रा में रोशनी ले, विटामिन डी और विटामिन B6 की आपूर्ति दुरुस्त करें। हो तो किडनी की बेहतर सुरक्षा, इससे बेहतर सुरक्षा नहीं हो सकती है। ये पथरी हो तो विटामिन B6 युक्त भोजन का नियमित अगर सेवन कोई व्यक्ति करता है, और विटामिन C किडनी के सेहत के लिए अच्छा मतलब बात करते हैं तो किडनी की सेहत के लिए विटामिन C जो है होता है वो बहुत अच्छा रहता है। नींबू पानी, आंवला, संतरा इत्यादि पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए किडनी अगर अस्वस्थ है तो उस कंडीशन में। तो पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। उसके बाद चिकित्सक की सलाह से पानी की मात्रा तय करना चाहिए। कई स्थितियों में जो बात करते हैं तो ज्यादा पानी पीने से ऐसे कंडीशन में नुकसानदेह हो सकता है। केवल सेंधा नमक ही खाएं। कई बार नमक कम करने या बंद कर देने से भी किडनी को काफी राहत मिल जाती है। प्रोटीन की मात्रा नियमित रखें। शरीर के वजन के हिसाब से 0.5 से लेके 0.8 मिली पर ग्राम किलो हर रोज के लिए काफी है। खीरा, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी, लौकी, आलू, तरबूज का जो रस होता है फायदेमंद होता है। सब्जियों में तुरई, लौकी, टिंडा, धनिया, परवल, पपीता, कच्चा केला, सेम, सहजन की फली खाना फायदेमंद रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं अंगूर शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर करता है। रात में अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में अपनी जो मेडिसिन होती है अगर हम उसको देते हैं तो उस कंडीशन में इसको देते हैं। और दूसरी चीज है मुनक्का होता है, उसको हम भिगा करके रख देते हैं और व्यक्ति को सुबह में उसका पानी पीने
के लिए कहते हैं तो उससे भी व्यक्ति को लाभ होता है। जामुन और करोंदा जैसे फल होते हैं जिससे किडनी की बात करें तो उससे यूरिक एसिड और ब्लड यूरिया को बाहर निकालने में सहयोग करता है। अगर दैनिक आहार की बात करें तो दही छाछ अपने खाने में शामिल करना चाहिए जिनको सीकेडी है। इससे मूत्र मार्ग के संक्रमण में कमी आती है और 35 के बाद वर्ष में के जो व्यक्ति होते हैं उसमें कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर शुगर की जांच कराए। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के लक्षण मिलने पर उनका उचित इलाज करें। यहाँ मैंने ट्रीटमेंट के तौर पे लिखा है इन ऑल स्टेजेस ट्रीटमेंट NH क्रिएटिनिन 1 स्पेशल। मतलब यहाँ पे आपको जो मेडिसिन है उस मेडिसिन को 3 से 5 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में डाल करके और दिन भर में किसको क्रिएटिनिन 1 और क्रिएटिनिन 2 को 4 से 6 बार 3 से 5 ड्रॉप विथ आधा कप गर्म पानी मिला 1/4 कप गर्म पानी में मिला करके पिलाना होता है। अगर व्यक्ति पानी की मनाही है तो वहां पे 3 to 5 ड्रॉप आप पेशेंट को नहीं देंगे, वहां पे देंगे पेशेंट को 2 ड्रॉप डायरेक्ट टू टंग। और 6 बार की बजाय हो सकता है 6 से 8 बार देना पड़े, ठीक है, 15 मिनट के अंतर पे। क्रिएटिनिन 2 को भी सेम मेथड से मेडिसिन को दिया जाता है। और अगर व्यक्ति को बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में किडनी का जो कॉम्प्रेस होता है वो 4 टाइम्स एम्प्टी स्टमक 30 मिनट अप्लाई। क्रोनिक रीनल फेलियर और इसके अलावा में 2 फॉर्मुलेशन है, एक एक्सटर्नल है F2C2 A2 C5 और D1 में। तो इस तरीके से हम मेडिसिन को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए डिजीज के अकॉर्डिंग कैसे उस डिजीज का निदान करें, कैसे पेशेंट को राहत दें, जल्दी से जल्दी ठीक करें। और इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जन जन तक निश्चित तौर पे पहुंचेगी। मेरा संकल्प है कि 1 साल में नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो 273 रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं वो कम से कम 1000 होने चाहिए। अगर 1000 होंगे तो जिस तरीके से हम लोग प्रोटोकॉल को लेकर के काम कर रहे हैं, मेडिसिन भी बहुत सस्ती होगी, पेशेंट के काम करने में आपका सहयोग भी होगा। और दूसरी चीज है, जितने लोग जुड़ करके आस्था फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन केयर सोसाइटी के साथ कार्य कर रहे हैं उनको आने वाले फ्यूचर में लाभ ही लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा? क्योंकि हम डिजीज के अकॉर्डिंग मेडिसिन को 43 पेटेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को 38 मेडिसिन को और कॉम्प्रेस और भी अन्य जो भी आईवी फ्लूइड्स वगैरह जो भी हम मतलब मार्केट में लॉन्च करने की प्रोसेस में है। क्योंकि बिना माइक्रोबियल टेस्टिंग के इस टाइप का जो आइटम जैसे इंजेक्शंस हो गए या बोलना चाहिए आईवी फ्लूइड्स हो गए, इस तरीके से नहीं चढ़ाया जा सकता है, कायदा कहता है। बट फिर भी जैसे ही रिकॉग्नाइज होगा हम इन चीजों को लॉन्च कर देंगे। इसमें कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको मैंने किडनी के लिए स्पेशली बनाया है। अगर हम बात कर रहे हैं किसी का यूरिया बढ़ा है तो NH यूरिया स्टॉपर है। अगर किसी को लग रहा है किडनी की वजह से तो उसका किडनी के वजह से है तो NH नो स्टोन को, मतलब हमको एक एक स्टेप वाइज मेडिसिन को समझना होगा और तब हमको मेडिसिन को चलाने का प्रोसेस मालूम होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम दूंगा और मैं जो एक डाइल्यूशंस के ऊपर वीडियो डालने वाला हूं जिसमें अगर हम बात करते हैं तो D3 बेस का 1 ड्रॉप कितने डिस्टिल वाटर में डालेंगे कि 30 बनेगा, कितने में डालेंगे कि 50 बनेगा, कितने में डालेंगे डिस्टिल वाटर की 1 ड्रॉप D3 बेस का तो 100 बनेगा, कितने में 1 ड्रॉप डालेंगे D3 बेस का 200 बनेगा, 500, 1M, 10M। इसके अलावा में अगर सेंटी पे कोई बात करता है तो सेंटी में 1 लाख पावर से लेकर के 5 लाख पावर तक की मेडिसिन को क्रिएट किया जा सकता है। मेडिसिन या जो भी आप सेंस अपना लगा रहे हो, क्योंकि 1:9 दैट मीन्स वर्ल्ड। और वर्ल्ड अगर किसी व्यक्ति को हम बात कर रहे हैं कि किसी डिजीज के लिए, तो वर्ल्ड में हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और इस पहचान के मेथोडोलॉजी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों का
नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च मेथोडोलॉजी का आस्था फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन केयर सोसाइटी और कोलैबोरेशन विथ नारायण हर्बल स्पेजरिक अनुसंधान केंद्र। तो इस तरीके से मैंने मिला करके एक टीम बनाई है और इस टीम में भारत के चुने हुए बहुत ही उम्दा क्वालिटी के जो डॉक्टर्स हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्पेजरिक साइंस पे जो काम करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा बोलना चाहिए समय है। क्योंकि एक समय था जब हमको मेडिसिन कहा जाता था कि D4 के बाद पूरी नेगेटिव होती है। भाई नेगेटिव तो 1 से लेकर के 4 तक जाते जाते 10,000 पावर कम हो जाती है। लेकिन अभी बात हो रही थी रीनल फेलियर की। मैंने रीनल फेलियर क्लियर कर दिया है। बिहार से योगेश्वर प्रिया जी, सुमित कुमार जी, अनुज जी, अरविंदर कुमार जी, गिरी प्रसाद औरंगाबाद से, इस तरीके से डॉक्टरों ने अपना मतलब कमेंट रखा था कि सर हमको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्लोज कीजिए। अगर ये इतना भी काफी नहीं होगा तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं सीकेडी के ऊपर विशेष तौर पे केवल सीकेडी के ऊपर ही एक अलग से और डायलिसिस के ऊपर एक अलग से वीडियो अपलोड कर सकूं। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी।